जय हिंद दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम जो है एक नई वीडियो के साथ यहां पर आ चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे समरूप त्रिभुज क्या होता है और सर्वांगसम त्रिभुज क्या होता है। समरूप त्रिभुज और सर्वांगसम त्रिभुज में क्या अंतर होता है इसको हम जानेंगे। ये आज हमारी मैथमेटिक्स की चौथी क्लास है। इसके पहले हम लोग 3 क्लास कर चुके थे। ये हमारी जो है चौथी क्लास है, ठीक है। अभी तक हम लोग सारी जो 3 क्लासें हम लोग किए हैं, उस क्लास में हम लोग जो है मैथमेटिक्स के त्रिभुज के बारे में, ट्रायंगल्स के बारे में डीप में जान चुके हैं, जानकारी हासिल कर चुके हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बच्चों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे आपको पढ़ाने के लिए आया हूँ, किसी के दबाव पे नहीं आया हूँ कि मैं कोई मेरे ऊपर दबाव डाल रहा हो कि नहीं आप 2 क्लास पढ़ाइए ट्रायंगल्स की, बाकी क्लास में आप कुछ चीज़ दूसरी चीज़ पढ़ाइए, या मैं किसी दूसरे के प्लेटफॉर्म में पढ़ा रहा हूँ। बच्चों ये मेरा खुद का प्लेटफॉर्म है, समझ रहे हो बच्चों। तो इसमें जो है मैं अपनी स्वेच्छा से पढ़ा रहा हूँ, अपनी मर्ज़ी से पढ़ा रहा हूँ, मुझे पढ़ाने में अच्छा लग रहा है इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं कतई ये नहीं सोचता हूँ कि नहीं मैं 2 क्लास ले लूँगा तो कोई दिक्कत है, ठीक है। हमारे पास अभी आने वाले एग्ज़ाम के लिए टाइम है, तो हम लोग जो है डीप में जान लेते हैं, क्योंकि एक बार अगर हमारी नोट्स अच्छी बन गई तो बाद में हमें कोई दिक्कत नहीं जाती है। तो ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो आशा करता हूँ अभी तक जितना मैंने आपको पढ़ाया है बच्चों, वो आप समझ गए होंगे, हर चीज़ जान गए होंगे। कि बात ये हो जाती है ना कभी कभी कि बच्चों को समझ में नहीं आता, तो मैं क्वेरी सेशन भी रख दूँगा, लेकिन पहले आप वीडियो को देखिए और बताइए मुझे कि आपको समझ में कहाँ नहीं आया। मैं अपना बेस्ट देने का प्रयास करता हूँ बच्चों, हर बार यही रहता है कि मैं अपना बेस्ट दूँ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आज के जो है हम लोग मोटिवेशन थॉट पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम लोग हमेशा बच्चों डिस्कस करते हैं मोटिवेशन थॉट पे, कि आज मोटिवेशन थॉट पे हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो आज का मोटिवेशन थॉट ये है कि हमारी लाइफ हमको क्या सिखाती है, आगे बढ़ना सिखाती है कि पीछे जाना सिखाती है। लाइफ हमेशा ये बताती है कि हमेशा आगे बढ़ते रहो। टीचिंग नेवर स्टॉप, मतलब क्या होता है, वी हैव टू नेवर स्टॉप लर्निंग। हमें कभी भी लर्निंग को स्टॉप नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट स्टॉप अवर लर्निंग, मतलब लर्निंग करना हमें स्टॉप नहीं करना चाहिए। हमें जो हम अपने आप से जो सीख रहे हैं उसे स्टॉप नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लाइफ नेवर स्टॉप टीचिंग। तो क्योंकि हम जो सीख रहे हैं उसको स्टॉप नहीं करना, क्योंकि लाइफ हमें हमेशा पढ़ा रही है। तो नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लाइफ नेवर स्टॉप टीचिंग। ये बहुत अच्छा मोटिवेशन कोट है। एक फॉरेन जो मतलब क्या कहते हैं, जो एक अमेरिकन राइटर थे उनका लिखा हुआ है, तो उसी को मैंने आज आपको बताई है। तो चलिए आज से आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको जो है कोई क्वेरी लगती है, कोई चीज़, कोई प्रॉब्लम कुछ लगे अगर हमारी क्लास में, या आपको कोई क्वेरी समझ में आए तो हमें बताइएगा। हम जो अगली क्लास में आपको डिस्कस करके बताएंगे या वो चीज़ को दोबारा एक्सप्लेन करके बताएंगे, ठीक है। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग त्रिभुज की समरूपता और सर्वांग समता, मतलब सिमिलरिटी और कंग्रुएंस ट्रायंगल्स के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। पहले हम जानेंगे, मैंने बताया ना कि मैं इसके जानने से पहले कुछ और मुख्य बातों पर डिस्कस करूंगा जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरक कोण क्या होते हैं बच्चों, कई बार होता है एग्जाम में पूछ लेता है डायरेक्टली कि पूरक कोण क्या होते हैं। पूरक कोण पूछेगा, पूरक कोण किन दो कोणों युग्म को कहते हैं। पूरक कोण क्या होता है, युग्म होता है, 2 कोणों का युग्म होता है। क्या होता है बच्चों, युग्म होता है, ठीक है। ये आपको चीज़ दिख रही होगी, 2 कोणों का क्या होता है, युग्म होता है, मतलब पेयर होते हैं। क्या होते हैं बच्चे, पेयर, ठीक है। तो 2 कोणों का युग्म होता है, ये आप दिमाग में रखिएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है एक्स और वाई, यहाँ पे एक्स और वाई 2 एंगल है, मतलब एक्स एंगल x डिग्री का एक एंगल है, एक्स वाई का वाई डिग्री का हो गया, और दोनों का सम अगर 90 डिग्री हो जाता है, देन दैट टाइम वी कैन से ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है ना, ये पूरक एंगल है। जैसे कि एक एक्स बराबर मैंने 30 डिग्री ले लिया, तो वाई बराबर कितना आया होगा 60, क्योंकि दो एक्स और वाई दोनों का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। इस बात को आपको दिमाग में रखना है। कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल में जो है बच्चों को बहुत दिक्कत रहती है कि संपूरक क्या होगा, कोटिपूरक क्या होगा। तो मैं कहता हूँ आप उनके शब्द से समझिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैं आपको बताऊँ बच्चों कि यहाँ एस से स्टार्ट होता है, संपूरक होता है, कॉम्प्लीमेंट्री कोटिपूरक। तो पा के बाद सा आता है, इसको भी दिमाग में समझ सकते हैं। अगर इंग्लिश में करना सी के बाद ऐसा आता है तो सी, मतलब एक्स प्लस वाई 2 एंगल्स का सम 90 होगा, और इसमें 2 एंगल्स का सम क्या होता है, 180 हो जाता है, ठीक है। इस बात को भी दिमाग में आपको रखना। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है कि वो एंगल जिनमें 2 एंगल्स का सम कितना होता है, ऐसे 2 कोणों का युग्म हो जो वो 2 कोण
का अगर हम सम करेंगे, जोड़ेंगे तो 180 आना चाहिए। जैसे कि आपको दिखना चाहिए कि 180 डिग्री क्या होता है, एक ऋजु कोण होता है। क्या होता है बच्चों, ऋजु कोण, जिसे स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। इसको मैंने पिछली क्लास में आपको जो है बताया था, इसको आपको समझ में आया होगा बच्चों। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग अलग तरीके से बताते हैं, मेरा बताने का जो है तरीका अलग रहता है बच्चों। ठीक है, इस बात को दिमाग में रखिएगा। तो यहाँ पे ऋजु कोण हो गया, इसी ऋजु कोण को जो मतलब आप सप्लीमेंट्री एंगल बताए होंगे एक्स और वाई, इस ये क्या होंगे, जैसे मैंने यहाँ बताया ना, एक्स और वाई एक दूसरे के क्या है, आसन्न कोण भी हैं, मतलब एडजस्टेंट एंगल हैं। मतलब एंगल एक्स एंड एंगल वाई क्या है, एक दूसरे के एडजस्टेंट एंगल, मतलब आसन्न कोण हैं, आसपास हैं। आसन्न कोण वो होते हैं, जैसे हम लोग नीचे देख रहे हैं, आसन्न कोण वो कोण होते हैं जिनमें क्या होता है कि एक भुजा उभयनिष्ठ हो और एक वर्टेक्स उभयनिष्ठ हो। मतलब इन दोनों के बीच ये वर्टेक्स हो गया, जैसे मैं यहाँ बता रहा था, ये वर्टेक्स हो गया, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चे, कॉमन वर्टेक्स हो, ठीक है, और यहाँ पे कॉमन साइड हो। तो इसको दिमाग में आपको रखना है, कॉमन वर्टेक्स कॉमन साइड होना चाहिए, तब क्या कहलाता है, एडजस्टेंट एंगल कहलाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं सप्लीमेंट्री एंगल बता रहा था, दो एंगल्स का सम, ऐसे दो एंगल का पेयर इनका सम करने पर 180 है। कि मतलब मैं अगर बोलूँ एक्स डिग्री बराबर कितना है, 120 है, तो वाई बराबर क्या लेना पड़ेगा, मतलब 60 डिग्री लेना पड़ेगा, तभी इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, मैं आशा करता हूँ आपको चीज़ें जो है क्लियर हो गई होंगी। क्योंकि बच्चे कभी कभी क्या होता है कि हम लोग पढ़ाने का प्रयास तो बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आ पाता है। ठीक है, मुझे नहीं पता कि उधर कौन बैठा है, मान लीजिए वहाँ पे कोई 4th क्लास का लड़का बैठा हुआ है, 5th क्लास का बैठा हुआ है बच्चों, और मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, मुझे नहीं पता होता है। कई बार क्या होता है कि बच्चे, हमको एक्सपेक्टेशन बहुत होती है आपसे, जैसे मुझे एक्सपेक्टेशन है कि आप अच्छे से देखेंगे, नोट्स बनाएंगे और अच्छा अपना बेस्ट देके आएंगे। ठीक है, अगर आपको, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जैसे आपको चारों तरफ कोई चीज़ें शोरगुल आता है, कुछ ऐसा आता है, तो आप इससे घबराइएगा नहीं, क्योंकि मैं ऐसे माहौल में बना रहा हूँ वीडियो जो कंफर्टेबल नहीं, लेकिन मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, तो आप भी थोड़ा एडजस्ट करिएगा। ठीक है, कि कई बार होता है कि बच्चे शोर आ रहा है सर, इधर उधर शोर आ रहा है, तो क्या ही कर सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं, बाकी हम लोगों को कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन जैसा माहौल हमें मिलना चाहिए, उसी माहौल में रह के अच्छी चीज़ जानने का प्रयास करना चाहिए और सीखने का प्रयास करना चाहिए। कभी क्या होता है कि आगे कुछ हमारा हो पाएगा। आज हम यहाँ हैं, कल हम दूसरी जगह में आपको पढ़ा पाएंगे, हमारा कुछ दूसरा स्टूडियो होगा। समय कुछ बलवान बहुत होता है, समय हमें सिखाता है। ठीक है, टाइम इज़ मनी, you know very well and I know also very well. So we will start next point, we will go next point. तो आसन्न कोण आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें एक भुजा उभयनिष्ठ होगी, दोनों कोण एक दूसरे के आश्रित होते हैं। ठीक है, ये दो कोण इस पर आश्रित होगा, ये बड़ा होगा तो ये छोटा होगा, छोटा ये होगा तो बड़ा ये होगा। ठीक है, आश्रित होते हैं दोनों कोण, और उनकी एक भुजा और शीर्ष उभयनिष्ठ होता है। मतलब एक भुजा और शीर्ष मैंने बताया उभयनिष्ठ होता है। कई बार ये होता है कि बच्चों को लगता है कि सर बहुत जल्दी बना रहे हैं, 2x में बना रहे हैं, कि आप 1.5x में स्पीड में बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं बच्चों, मेरा ऐसा ही रहता है कि थोड़ा सा जब पढ़ाते समय सीधा पढ़ाते जाओ, जितना फ्लो में पढ़ाओ पढ़ाते जाओ। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं आपका ही काम तो कम कर रहा हूँ कि आपको 2x 3x और 2x 1.5x 1.75x नहीं करना पड़ेगा, स्पीड में चल रहे हैं, चलते रहो। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको यहाँ बता रहा था शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहाँ पे ये जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं जिस पॉइंट पर, तो वहाँ पे दो एंगल बनाते हैं। मैंने एंगल के बारे में बताया था। एंगल क्या होता है कि दोनों पॉइंट जहाँ पे कॉमन पॉइंट मिलते हैं। ठीक है, लाइन जब एक दूसरे पे इंटरसेक्ट करेंगे, मिलेंगी वर्टेक्स में कॉमन पॉइंट पे, तभी एंगल बन पाएगा। तो मैंने इसको एग्जाम्पल के द्वारा भी आपको पिछली क्लास में बताया था। तो यहाँ पे ये एक एंगल बना जाके एक 1 डिग्री और 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री। तो वर्टेक्स एंगल जो होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं, जो अपोजिट होते हैं वो बराबर होते हैं। तो 1 इसके अपोजिट है तो बराबर होगा, 3 इसके अपोजिट है तो ये बराबर होगा। तो ये क्या हो गया, शीर्षाभिमुख कोण हो गए। तो यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे हम लोग बढ़ते हैं, समरूपता क्या होती है, सर्वांग समता क्या होती है, त्रिभुज में समरूपता क्या होगी, सर्वांग समता। समरूपता और सर्वांग समता में एक सिमिलर डिफरेंस क्या है कि अगर दो त्रिभुजों का आकार साइज सेम है, दो त्रिभुजों का क्या बच्चों, दो त्रिभुजों का, ठीक है बच्चों, दो त्रिभुजों का, त्रिभुज जा लिखा हुआ है, दो त्रिभुजों का अगर आकार, केवल आकार साइज सेम है, साइज में सिमिलर, देन आई कैन से ये सिमिलरिटी होगी, सिमिलर ट्राइंगल होगा। अगर उनमें आकार मतलब साइज और शेप दोनों सेम है, देन वहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि सर्वांगसम त्रिभुज है। सर्वांगसम का एक साइन होता है, ऐसे करके होगा। ठीक है, जैसे मैंने कही था ट्राइंगल ABC सर्वांगसम होगा, ट्राइंगल DEF का सर्वांगसम होगा। तो ये दिमाग में आपको रखना है कि ऐसे करके सर्वांग समता को दिखाते हैं। सर्वांगसम और समरूपता में अंतर क्या होता है, सर्वांगसम में आकार और समरूपता में, और सर्वांग समता में आकार और आकृति, शेप एंड साइज, और उसमें जो है आकार।
ठीक है। तो त्रिभुज की सर्वांग क्षमता की कुछ एक पॉइंट और यहाँ पे देखिएगा आप कि सभी सर्वांगसम त्रिभुज तो समरूप त्रिभुज हो जाएंगे, लेकिन सभी समरूप त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज नहीं हो सकते। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर्वांगसम त्रिभुज को समरूप त्रिभुज कह सकते हैं, लेकिन समरूप त्रिभुज को आप सर्वांगसम त्रिभुज नहीं कह सकते हैं। अब आते हैं, बात करते हैं त्रिभुज के सर्वांगसम होने की शर्त है कुछ। अगर एक ट्राइंगल में क्या होती है, 3 साइड होती है, 3 एंगल होते हैं, ठीक है। अगर किसी 2 त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर हो जाएं, एस मतलब साइड और एक एंगल बराबर हो जाए, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे आपको बताऊँगा। यहाँ पे मैं चीज़ें इरेज करता हूँ, यहाँ पे आपको चीज़ जो है समझा देता हूँ, ताकि चीज़ें आपको जो है समझ में सही तरीके से आ जाए। जैसे मान लीजिए मैंने 2 एंगल ले लिया, ए बी और सी ले लिया, यहाँ पे हमने ले लिया दूसरा एंगल ले लिया डी ई एफ। तो मैंने कहा कि एस ए एस, शर्त पहली है एस ए एस, मतलब कि अगर 2 साइड इसकी ए बी बराबर हो जाए, ए बी बराबर हो जाएगा डी ई के, पहला पॉइंट, पहला साइड, दूसरा एंगल बी बराबर हो जाए ई के, एंगल बी बराबर हो जाए एंगल ई के, दूसरा पॉइंट। तीसरा शर्त क्या है, फिर साइड बी सी बराबर हो जाए, ये वाली साइड बराबर हो जाए इस साइड के, बी सी बराबर हो जाए ई एफ के। तो तीसरी, अगर तीनों कंडीशंस किसी भी ट्राइंगल्स पे कहीं पे लग रही हैं, तो उस समय आप कह सकते हो कि ये क्या हो जाएगा, सर्वांगसम। ट्राइंगल्स ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा ट्राइंगल डी ई एफ के। तो ऐसे करके यहाँ हम प्रूव कर देंगे कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है। एस ए मतलब एंगल ट्राइंगल, एंगल साइड, और तीनों अगर साइड बराबर है तब भी हम कहेंगे कि त्रिभुज सर्वांगसम है। लेकिन अगर तीनों एंगल बराबर हैं, ए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये ए मतलब अगर तीनों त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हैं, तब वहाँ पे आप कह सकते हैं कि त्रिभुज में सर्वांगक्षमता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको जो है पूरी तरह से क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे जो है बात करेंगे कि समरूपता क्या होती है। समरूपता के कुछ प्रमुख नियम होते हैं, मतलब कुछ फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूलों को आप लिख लीजिए बच्चे। क्या होते हैं, कुछ फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, उनको आप लिख लीजिए, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। वहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, एक दो नहीं बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है बच्चे, ठीक है। आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको लगेगा कि ऐसे ऐसा कुछ होता है। कभी कभी होता है कि आपको एक ट्राइंगल दे देगा, उसी ट्राइंगल में मैंने बताया था कि माध्यिका जो होती है त्रिभुज को 2 समान त्रिभुजों में बांटती है। त्रिभुज में एक माध्यिका यहाँ से आई यहाँ पे, तो 2 बराबर भागों में बांटी, तो मतलब ये जो माध्यिका है ए एम जो माध्यिका है यह 2 त्रिभुजों को समान समरूप त्रिभुजों में बांट दी, 2 समरूप त्रिभुजों में बांट रही, मतलब ट्राइंगल ए बी एम बराबर ट्राइंगल ए एम सी, 2 समरूप त्रिभुजों में बांट रही है। तो कंडीशन हो सकती है कि एक त्रिभुज में भी 2 समरूप त्रिभुज हो सकते हैं, और अलग अलग भी दे सकता है कि ये एक त्रिभुज दे दिया, एक ये त्रिभुज दे दिया बच्चे, ए बी सी और डी ई एफ ऐसे करके दे दिया। तो इसमें कंडीशन क्या होगी कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल लिखा है बच्चे, ठीक है। भाषा में मत जाइएगा कि आपको सर लिख नहीं पाते हैं, सर की राइटिंग नहीं अच्छी है। राइटिंग तो अपने आप में होती है, कभी भी सुधर जाएगी। ए बी बच्चे, ए बी का स्क्वायर और डी ई मतलब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल रेशियो त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल का जो रेशियो होगा, 2 भुजाओं के अलग अलग 2 भुजाओं की अनुपात का वर्ग, मतलब 2 भुजाओं की अनुपात का वर्ग के बराबर होगा। इस बात को दिमाग में रखना है। पहला पॉइंट हो गया कि त्रिभुज ए बी सी डी दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल दोनों भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर मैं कह दूं कि त्रिभुज ए बी सी का परिमाप, क्या बच्चे कह दूं, परिमाप त्रिभुज डी ई एफ का परिमाप। अगर मैं दोनों त्रिभुजों के परिमाप की बात करूंगा तो यहाँ पे वर्ग नहीं होगा, दोनों त्रिभुजों के परिमापों का अनुपात त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा, वर्ग नहीं होगा तब वहाँ पे, ठीक है, तब वहाँ पे वर्ग नहीं होगा। इस पॉइंट को दिमाग में रखना कि ये चीज़ें होंगी,
ठीक है, मैं आशा करता हूँ यहाँ तक चीज़ें आपको जो है क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि जब आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तब आप समझ में आ जाएगा कि नहीं हाँ सर बता रहे हैं सही चीज़ बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको चीज़ जब क्लियर हो गई होंगी तो अब आगे बढ़ते हैं और आगे डिस्कस करते हैं, कुछ अन्य पॉइंट पे जान लेते हैं कि अन्य पॉइंट कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ और आगे जो है चीज़ें जो है आपको बताने का जो है प्रयास करता हूँ। तो ये चीज़ यहाँ से मैं इरेज कर देता हूँ इस चीज़ को। ये मैंने कर दिया बच्चों। ठीक, काम बड़ा है इरेज करना। ठीक है, तो अब मैं बात कर रहा था, जैसे मान लीजिए ट्राइंगल में 2 ट्राइंगल ले लिया ऐसे करके, तीसरे पॉइंट है, ठीक है ना, और उसके कोणों का अर्धक कर दिया। क्या कर दिया बच्चे? कोणों का क्या कर दिया? ABCDEF, कोणों का अर्धक कर दिया। यहाँ पे एक कोण था, इसका भी अर्धक करने वाली जो रेखा यहाँ पर जाके जो गिरती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे N कर दिया हमने और यहाँ पे NO कर दिया, तो यहाँ पे तब भी एक ट्राई और क्या बन जाएगा फॉर्मूला कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा? BN का स्क्वायर बटे EO का स्क्वायर। तो यहाँ तक आपको चीज़ समझ में आ गई कि ये भी एक फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाता है? BN का स्क्वायर बटे EO का स्क्वायर। ठीक है, और चौथा एक फॉर्मूला और लिख लीजिएगा, आपको दिमाग में रखना। कभी कभी क्या होता है कि ट्राइंगल्स में उनकी ऊंचाई दे देता है। AE मान 90 डिग्री ऊंचाई हो गई इसकी, ANBC DEF O। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ट्राइंगल ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। ठीक है, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया और उनकी जो है ऊंचाइयों के वर्ग का अनुपात, दोनों त्रिभुजों की ऊंचाइयों के वर्ग का अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ तक चीज़ आपको क्लियर हो गई। इससे बढ़ के कुछ नहीं पूछेगा, ज़्यादा ज़्यादा मध्यिका दे देगा, बोल देगा कि मध्यिका है, तो मध्यिका में भी यही चीज़ लगेगी, ये ट्राइंगल्स का अनुपात बटे मध्यिकाओं के वर्ग का अनुपात। मान लीजिए मध्यिका दे दिया ऐसे करके, मध्यिका सीधा नहीं होती, मध्यिका ऐसे करके थोड़ा हल्का सा बेंट टाइप की रहेगी, लेकिन 2 बराबर भागों में बांटती है, तो वहाँ मध्यिका बता देगा। ठीक है, जब ऊंचाई देगा तो 90 डिग्री का एंगल बता देगा, अगर मध्यिका देगा तो 90 डिग्री का एंगल नहीं बताएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे ऐसे करके अगर मध्यिका भी दे दिया बच्चे, तो ये भी आपको दिमाग में रखना है। C यहाँ D हो गया, यहाँ पे E हो गया और यहाँ पे F हो गया, तो ये मध्यिका हो गई। मान लीजिए, 1 मिनट, सही समझ में नहीं आ रही आपको, फिर से बना देता हूँ इस बार। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दे दिया, ये दिख रही होंगी आपको, ये मध्यिका दे दिया। ठीक है, मध्यिका है ये, 90 डिग्री नहीं बनाया मैंने, तो मध्यिका है ये। ठीक है ना, AM और ये एक हो गए DEF और ये हो गई N। तब इस स्थिति में क्या भी होगा? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा? मध्यिकाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर हो जाएगा। मध्यिकाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर, मध्यिकाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर। ठीक है, तो मध्यिकाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर मतलब क्या हो जाएगा? AM का स्क्वायर बटे DN का स्क्वायर। तो यहाँ मध्यिकाओं का अनुपात है बच्चे। तो कतई आपको घबराना नहीं है, चीज़ नहीं देखना है कि जो चीज़ मैंने बताई वो चीज़ क्या कहते हैं, इनमें क्या अंतर है। तो मैंने यहाँ इसलिए यहाँ पे लिख दिया मध्यिकाओं के वर्ग का अनुपात। यहाँ तक मैंने जो आपको चीज़ें बताई है ये आपको दिमाग में रखना है। और सर्वांगसम त्रिभुज में कभी कभी ये पूछता है, 2 त्रिभुज दे देगा और पूछेगा कि ABDC की ऊंचाई दे दी, तीसरे वाले की पूछ लेगा। कैसे क्या है कि भुजाओं का अनुपात भी होता है। जैसे ये दोनों त्रिभुज, ये दोनों क्या हैं? सर्वांगसम त्रिभुज हैं और समरूप त्रिभुज हैं दोनों। तो इनकी जो है भुजाओं का अनुपात मतलब AB का अनुपात DE के अनुपात के इक्वल हो जाएगा, BC का अनुपात EF के अनुपात के इक्वल हो जाएगा। ये मतलब ये आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, AC बटे DF। ये भी दिमाग में आपको रखना। ये कभी कभी ये भी चीज़ आती है कि AB का अनुपात दूसरे त्रिभुज के DE के अनुपात और BC का अनुपात EF के अनुपात और AC का अनुपात AC
और DF का अनुपात, AC और DE का अनुपात, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी दिमाग में रखना है। ठीक है, 2 अनुपात दे दिया, तीसरा अनुपात पूछ लेगा तो आपको वहाँ पे 3 अनुपात दे दिया, 3 पॉइंट दे दिए, चौथा पूछ लिया तो अनुपात के द्वारा हम जो है वो चीज़ें निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। मैं आशा करता हूँ ये आपको चीज़ें जो है मैंने जो बता दी है यहाँ तक मैंने मतलब जो है जियोग्राफी दिमाग में आ रहा है। मैं भी पढ़ाता हूँ ना, सच्चाई चीज़ें, तो बच्चे क्या हो जाता है कि क्या पढ़ा रहा हूँ, कभी कभी फ्लो में निकल जाता है। ठीक है, तो वो हो जाता है कभी कभी, क्या ही बताया जाए, लेकिन उसको ध्यान नहीं देना है। मैथमेटिक्स में पढ़ा रहा हूँ, मैंने कहा ना कि, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब मुझे लगता है कि कुछ जो है ट्रायंगल्स में कुछ बचा नहीं है, लेकिन कह सकते हैं कि मान लीजिए कुछ मुझे समझ में आया कि यहाँ पे पॉइंट बचा है, कुछ ये चीज़ बतानी है, तो मैं फिर से बता दूंगा। लेकिन मैं पिछली क्लास में बोला था कि मैं अगली क्लास में मैथमेटिक्स से क्वेश्चन लेके आऊँगा, तो हम लोग क्वेश्चन लेके आएंगे, कुछ यहाँ पे कुछ मोबाइल के द्वारा, डिजिटल बोर्ड के द्वारा वहाँ पे बता देंगे आपको चीज़ें, ऐसे करके आपको सारी चीज़ें बता देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो पर। ठीक है, ऐसे ही धमाकेदार वीडियो पर। कल की क्लास में हम लोग जो मैथमेटिक्स, मैं रोज़ एक क्लास इसलिए डालता हूँ क्योंकि मैं एक ही क्लास के लिए टाइम निकाल पाता हूँ, दूसरे के लिए मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। देखो मेरी आँख, कई बार आपने देखा होगा मेरी आँख उधर बार बार क्यों जा रही है, आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि मैं, जो वीडियो देखेगा उसको लास्ट पता चल जाएगा कि मैं इधर इधर की, क्योंकि उधर एक घड़ी टंगी हुई है और मैं जो है आज फिर से मेरा टाइम शेड्यूल नहीं बन पाया। देखो, क्योंकि क्या होता है ना कई बार कि प्रयास करते हैं करने का लेकिन नहीं हो पाता है। फिर लाइट चली गई थी, आज लाइट का फिर प्रॉब्लम था, एक बार हम लोग वीडियो बनाए फिर कट किए। आज कुछ माइक मंगवा लिए थे आज हम लोग, तो उसका भी टेस्टिंग हो रहा था, तो काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं, तो वो करना पड़ता है, आसान नहीं रहता है, लेकिन हमें पहले लगता था बहुत आसान है बच्चों। आप लोगों से इसलिए शेयर कर रहे हैं कि हम लोग आप ही से तरह हैं। मेरे अधिकतर जो मेरे वीडियो रहते हैं, मेरे आपस में दोस्त दो लोग देखते हैं, उनको भी पता चलना चाहिए कि नहीं वाकई स्ट्रगल की चीज़ें रहती हैं और जो है थोड़ा। तो ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पर, इसी तरह धमाकेदार वीडियो पर। कल की क्लास में हम लोग सत्यपूर्ण श्रेणी के बारे में जानेंगे और कुछ एक जो हम लोग हर बार क्या करते हैं, ज्योग्राफी के एक टर्म के बारे में जानते हैं। तो कल की क्लास में हम लोग ज्योग्राफी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, महत्वपूर्ण पॉइंट को लेके, उसी को हो सकेगा तो हम लोग प्रैक्टिकली भी डिस्कस कर सकते हैं। और भूकंप जो है आजकल देख ही रहे हैं, बहुत चर्चा में है, न्यूज़ में है, टर्की और सीरिया वाला जो प्रॉब्लम आई, नेचुरल डिसास्टर है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब कि जो हम लोग क्या था कि भूकंप के बारे में जो। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।